तो गुड मॉर्निंग। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो एनसीआरपी रिपोर्ट नंबर 138 जो मैनेजमेंट ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो है इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स उसी से रिगार्डिंग जो हम लोग बातें कर रहे हैं। और अभी हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर ऑन द 4th चैप्टर विच इज द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रेडिएशन कैजुअलिटी। सो आगे बढ़ते हैं। लेक्चर का डिस्क्लेमर ये है कि इस बुक से हमने लेक्चर कंटेंट बनाया और हमने स्पेसिफिकली इसके लाइन बाय लाइन वर्डिंग्स यूज करे हैं। हमने कोई भी अल्टर और चेंज नहीं करा है। मे बी लाइक माई नोट थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज किया होगा ताकि इसका मीनिंग मिस इंटरप्रेट ना हो और स्टूडेंट को नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना मेरा पर्पस है, नो और कोई पर्पस नहीं है। और ये रिपोर्ट जो है वो अच्छे से वो लोग ये कर सकें, लोग जिसको व्यू करना है देखना देखे वो अपना डाउनलोड करे, चीज़ें अवेलेबल है। उनको ये मदद मिल जाए कि एक बार किसी ने पढ़ा दिया तो थोड़ा बहुत उनको उनके अंडरस्टैंडिंग बन जाए, उनके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, दिस इज द होल एंड सोल पर्पस ऑफ दिस। सो नेक्स्ट चले। द गोल ऑफ दिस सेक्शन क्या है? इज टू डिस्क्राइब द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स associated with the exposure to ionizing radiation as a result of type of terrorist events discussed in section 3. section 3 हम already discuss कर चुके हैं. And to describe the medical management of patient with radiation injuries. Guidance is provided for on-scene responders. जो ऑन सीन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे जो रिस्पॉन्डर होंगे उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे एंड फॉर मेडिकल पर्सनल्स इन हॉस्पिटल्स हु विल ट्रीट दीज पेशेंट्स, राइट। सो मेन यहाँ पे इश्यूज क्या है? एक पहला जो है डिस्क्राइब द एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, राइट। ये पार्ट आपका न्यूक्लियर मेडिसिन का कोर्स का भी है। तो हम लोग जो भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे हमें मान के चलेंगे कि रेडियो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इससे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा नहीं उठाने वाले हैं। और इसका एक बेनिफिट भी आपको है इस लेक्चर को सुनने का और समझने का। ये बेनिफिट है कि आप रेडियो बायोलॉजी की बुक उठाओगे वहां पर भी डिटेल्ड होगा, यहाँ पर भी हम डिटेल डिस्कशंस करेंगे, लेकिन आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में यदि मुझे लिखना है तो बेयर मिनिमम इतना लिख दूं, ये लैंग्वेज कर लूं तो मेरा काम निकल जाएगा। इसी को थोड़ा बहुत फ्रेम करके, क्योंकि एग्जाम में आप बहुत ज़्यादा कई बार नहीं लिख पाते हो, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ छूटने वाली है नहीं। तो इसलिए ये बातें जो हैं वो एग्जाम में नहीं छूटनी चाहिए, एटलीस्ट इस बात का आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। So this part we will be covering मतलब बेसिकली रेडियो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात है, हेल्थ हजार्ड से रेडिएशन हजार्ड से रिलेटेड चीजें जो है वो हम लोग इसमें कवर कर पाएंगे। यहाँ पे जो है वो स्पेशली उसने बोला कि रिजल्ट जो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट जो आएगा वो आ रहा है कहाँ से? एज ए रिजल्ट ऑफ टाइप ऑफ टेररिस्ट इवेंट्स। तो इसका लिंक जो है टेररिस्ट इवेंट से है। टेररिस्ट इवेंट्स में मतलब बेसिकली हम आयोनाइजिंग रेडिएशन से ही रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड चीजें जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट, कि क्या क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें उसके मिक्स एंड मैच आएंगे चीजें। यू गॉट इट। दूसरा जो है उसके बाद आगे जो डिस्कस करेंगे वो मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि जिनको रेडिएशन इंजुरी हो चुकी है उनको कैसे मेडिकली मैनेज करना है। और गाइडेंस जो ये डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करता है वो ऑन साइट रेस्पॉन्डर के लिए प्रोवाइड करता है कि जो ऑन सीन के केस जब जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पे जो लोग जाएंगे हेल्प करने के लिए तो उनके लिए गाइडलाइन है। और मेडिकल पर्सनल्स के लिए गाइडलाइन है, जब पेशेंट जो होगा हमारे हॉस्पिटल में आएगा जो ट्रीट करेगा तो उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका गोल है। चले आगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी। Human exposure to radiation and human exposures
to ionizing radiation can be either external, right, when the source of radiation is outside the body, or internal when the radioactive material enters the body. नेचुरली ये क्लियर है, जो भी हमें एक्सपोजर लगना है आयोनाइजिंग रेडिएशन से वो या तो शरीर के बाहर होगा सोर्स, या यदि बाहर हुआ तो एक्सटर्नल रेडिएशन एक्सटर्नल एक्सपोजर आ जाएगा, और यदि शरीर के अंदर आ गया रेडिएशन तो वो इंटरनल रेडिएशन इंटरनल हजार्ड कॉज करेगा, राइट, या इंटरनल एक्सपोजर लगेगा। ठीक है, external exposure may be as large as in the case of an accidental exposure from food irradiator or a planned therapeutic procedures from a radiotherapy sources such as medical accelerator। ये बोल रहा है जो एक्सटर्नल एक्सपोजर जो हमारे इस रेडिएशन एक्सीडेंट्स के कारण जो लग रहा है वो क्या हो सकता है कि इट कैन बी एज लार्ज एज इन केस ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर जो फूड इरिटेटर से मिल जाए, या रेडियोथेरेपी में जो रेडियोथेरेपी सोर्सेज जो होते हैं उसमें एक्सीडेंटल एक्सपोजर जो लगता है उतना तक हो सकता है यहाँ पर, राइट। इट मे ऑल्सो बी ए स्मॉल एक्सपोजर एज इन केस ऑफ डेंटल और मेडिकल एक्सरे और द कॉस्मिक रे कंपोनेंट ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड। मतलब ये रेंज जो टेररिस्ट अटैक जो होएगा उसमें जो एक्सपोजर जो लगेगा इट कैन वैरीज फ्रॉम स्मॉल टू वेरी हाई रेंज। जो उसने कंपेयर करने के लिए बता दिया कि डेंटल में जब हम एक्सरे कराना जाते हैं उससे जितना एक्सपोजर लगता है उतना कम भी लग सकता है, या बहुत ज्यादा उतना तक लग सकता है जैसे रेडियोथेरेपी के केस में एक्सीडेंटल एक्सपोजर होता है, या फूड इरिटेटर से एक्सीडेंटल एक्सपोजर उतना भी हो सकता है। तो इट कैन रेंज कैन वैरी। एक्सटर्नल एक्सपोजर मे बी पेनिट्रेटिंग, जो यहां से एक्सीडेंट जब होएगा तो उस समय पे एक्सटर्नल एक्सपोजर जो होगा वो कहां से आएगा, न्यूट्रॉन से आएगा और गामा रे से, ठीक है। और नॉन पेनिट्रेटिंग हो सकता है अल्फा या बीटा पार्टिकल से। तो अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन और गामा, इधर से हमें एक्सटर्नल एक्सपोजर मिलने वाला है। सही है, यहाँ तो कुछ A variety of terms are used to describe and categorize the effect of ionizing radiation, right। अब ये देखो ये टर्म क्या बोला इसने, variety of terms are used to describe and characterize the effect of ionizing radiation। पहला वो क्या बोला, first the time period over which the effects are manifested। एक तो टाइम पीरियड के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन होता है, राइट। सो फर्स्ट है टाइम पीरियड ओवर विच इफेक्ट्स आर मैनिफेस्टेड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म्स अर्ली एंड लेट इफेक्ट। तो पहला कैटेगराइजेशन किस पे हुआ, टाइम पीरियड के बाद, टाइम पीरियड पे, टाइम पीरियड ओवर विच इफेक्ट्स आर मैनिफेस्टेड, वो टाइम पीरियड जिसके ऊपर इफेक्ट्स दिखेगा आपको। तो वहां पे कैटेगराइजेशन दो तरीके का है, एक अर्ली इफेक्ट और दूसरा जो है लेट इफेक्ट। क्लियर। अर्ली इफेक्ट जनरली रेफर टू द consequences of the exposure that are expressed within a period of a few days to few months। तो अर्ली इफेक्ट जो है, अर्ली इफेक्ट जो है वो कब से कब तक होगा, इट कैन बी विद इन ए पीरियड ऑफ फ्यू डेज से लेकर के फ्यू मंथ के बीच में यदि आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे अर्ली इफेक्ट है, मैनिफेस्टेशन ऑफ इफेक्ट। लेट इफेक्ट के केस में, लेट इफेक्ट रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज की बात करता है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्सपोजर एंड इंक्लूड इफेक्ट्स दैट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड फॉर मेनी ईयर्स। मतलब कई सालों तक हो सकता है कि ना हो, उसके बाद जाकर के एक्सप्रेस हो। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो आएगा वो लेट इफेक्ट में आएगा। सेकेंड सेट ऑफ टर्म्स जो है, जो दूसरा कैरेक्टर, दूसरे टाइप का कैरेक्टराइजेशन जो है वो है वहां पे एक्यूट एंड क्रोनिक है, राइट। एक्यूट एंड क्रोनिक टर्म्स आर यूज्ड to describe the period of time over which an individual is exposed।
रेडिएशन से वो कितने टाइम तक इंडिविजुअल एक्सपोज्ड है उसके इफेक्ट पे, उसके बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन है रेडिएशन का इफेक्ट का. करेक्ट. सो जनरली an acute exposure referred to an exposure received within a period of few hours. Acute exposure क्या है? An exposure received within a period of few hours or less. मतलब घंटे से पहले जो भी इफेक्ट जो आया वो एक्यूट में आएगा. राइट. एंड क्रोनिक एक्सपोजर आएगा किस केस में? Chronic exposure generally refers to exposure received over several days or longer. तो उसको हम क्रोनिक मतलब जो रिसीव किया टाइम पीरियड उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो गया एक्यूट का और क्रोनिक का. It is important to recognize that both acute and chronic exposure can give rise to both early and late effects. ये एक इंपॉर्टेंट इस पॉइंट है क्या कि बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक एक्सपोजर जो भी है, बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक एक्सपोजर कैन गिव राइज टू बोथ अर्ली एंड लेट इफेक्ट. मतलब एक्यूट एक्सपोजर भी अर्ली और लेट इफेक्ट दे सकता है और क्रोनिक इफेक्ट भी अर्ली और लेट इफेक्ट दे सकता है. ठीक है जी, आगे चलें. A variety of terms सेम हो गया. ठीक है, we can skip this slide. ठीक है. The biological effect of ionizing radiations can be characterized as being either deterministic or stochastic. Next characterizations. Biological effect of ionizing radiation is characterized either as either deterministic है नहीं तो stochastic है. Right. Deterministic effects are those that are assumed to have a threshold. Deterministic effect कौन सा है? Deterministic effect assumed to have threshold. An exposure below which the effect is not observed and whose severity, दूसरा पॉइंट इसके साथ क्या है? Whose severity increases with exposure level. जैसे जैसे एक्सपोजर लेवल बढ़ता जाएगा उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी. राइट. इन कॉन्ट्रास्ट stochastic effect are those that are assumed not to have a threshold and whose severity does not depend on the exposure level. उसकी सीवियरिटी जो है वो एक्सपोजर लेवल पे डिपेंड नहीं करती, या हम लोग बोलते हैं दूसरे में कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द डिजीज, मतलब इस टाइप के इफेक्ट अपीयर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं. बट सीवियरिटी जो है इट डजंट डिपेंड ऑन द एक्सपोजर लेवल. ठीक है. एन अर्लियर स्किन रेडनिंग response can occur at lower absorbed doses of 2 gray within a few hours of the exposure. This is caused by damage to the superficial capillaries and generally resolves within 2 days. Right? और ये रेडनिंग जो है वो किस में आ जाएगा? डिटर्मिनिस्टिक में आ जाएगा क्योंकि उसके लिए थ्रेशोल्ड है. राइट. occurs at lower absorbed dose of 2 ग्रे. तो स्किन रेडनिंग जो होती है वो उसका थ्रेशोल्ड क्या है? 2 ग्रे है. Skin reddening erythema is an example of deterministic effect because it has a threshold of approximately 5 to 6 gray with increasing severity for long exposure. ठीक है, उसका रेंज दे दिया ना, 5 to 6 ग्रे. Skin reddening erythema is an example of deterministic effect because it has a threshold of approximately 5 to 6 gray with increasing severity for longer exposures. 2 ग्रे के बाद वो शुरू हो जाता है और यहाँ के क्या बोला? दिस
is caused by the damage to superficial capillaries and generally resolved within 2 days. इसके बाद 5 to 6 ग्रे से जाएगा तो हाँ वो उसकी शुरू हो जाएगी, वो अपने आप रिजॉल्व नहीं हो पाएगा. 5 to 6 ग्रे में इरिवर्सिबल हो जाएगा. यस 2 ग्रे में वो फिर भी यही फर्क पड़ता है. तुम जो स्टूडेंट हो ना, चेहरा देख करके मुझे आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कौन मिस कर रहा है और कहाँ पे किसको जरूरत है. ये जब मैं अकेले रिकॉर्डिंग करूंगा तो वो नहीं दिखेगा, वो मिसिंग होगा. चलो चलो. स्किन रेडनिंग इज एन अर्ली इफेक्ट because it is usually expressed within 2 to 4 weeks after exposure. तो दूसरा चीज क्या पता चला हमें कि इट इज स्किन रेडनिंग जो है इज एन अर्ली इफेक्ट का एग्जांपल है, राइट, बिकॉज इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड विद इन 2 to 4 weeks after the exposure. Cancer caused by ionizing radiation is an example of stochastic effect because it is assumed to have no threshold and because the severity of cancer once it occurs is independent of the exposure. So beautifully, मतलब लॉजिक के साथ छोटे छोटे सेंटेंस में चीजें एक्सप्लेन करेंगे जो आपको लिखने में मदद करेंगे, और जो एग्जामिनर चाहता है आपको वैसे ही चीजें चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें विथ ऑल रीजनिंग, सारी चीजें आप चीजें एक एक करके आप एक्सप्लेन करते जा रहे हो. ठीक है. So cancer caused by ionizing radiation is an example of stochastic effect. It is because it is assumed to have no threshold and because the severity of cancer once it occurs is independent of the exposure. Cancer is also an example of late effect, right? Because there is a long period of time, usually many years, between the exposure and the expression of the disease. Clear? बहुत बढ़िया, आप लोग छा गए. It's an example of late effect है. Because there is a long time period, usually many years, between the exposure and the expression of the disease. ठीक है जी. हाँ चलो. The quantities and their associated units used in radiological sciences are divided into 2 categories. Again, अब क्या क्वांटिटीज और उसका यूनिट की बात कर रहे हैं. ब्रीफ, सारे ब्रीफ डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन वाइवा एग्जाम में भी यदि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो लिखने के लिए बहुत अच्छा है. कई बार 5 नंबर के नोट्स आ जाते हैं लिखने के लिए, इस टाइप की चीजें वो बहुत काम की है इधर. The quantities and their associated units used in radiological sciences are divided into 2 categories: those considered fundamental and those that are derived from fundamental quantities of specific applications, that is, for example, radiation protection के लिए. The most important fundamental quantities used in this report is absorbed dose. ठीक है. फंडामेंटल क्वांटिटी जो यूज कर रहे हैं इज एब्जॉर्ब डोज. इट इज डिफाइंड बाय द कोशेंट ऑफ डीई बाय डीएम, वेयर डीई इज द मीन एनर्जी imparted by ionizing radiation to the matter in a volume element, and dm is the mass of the matter in that volume element. ठीक है. So the absorbed dose will be equal to dE divided by dm. The unit of absorbed dose is joule per kilogram and is given a special name of gray. The gray is equal to joule per kg. बढ़िया. So हम फास्ट चल सकते हैं ना कहीं जगह पे. A quantity derived from the absorbed dose and used for radiation protection purpose is dose equivalent. एक क्वांटिटी क्या है? ये derived quantity है. A quantity derived from absorbed dose and used for radiation protection purpose is dose equivalent. Defined as the product of a dimensionless quality factor
राइट, एंड द एब्जॉर्ब डोज एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या बोला कि डोज इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशनलेस क्वालिटी फैक्टर, राइट, एंड द एब्जॉर्ब डोज टू टिश्यू at a specific point, right. A quality factor is chosen to weight the absorbed dose by the biological effectiveness of charge particle spectrum at the point in tissue where the absorbed dose is determined. समझ में आ रहा है? नहीं, देखो दो चीजें, पहला बोला डोज इक्विवेलेंट जो है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशनल लेस, एक क्या है क्वालिटी फैक्टर का, और किसका प्रोडक्ट है एब्जॉर्ब डोज टू टिश्यू एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ये बात मेंशन करना नहीं भूलना है, नहीं तो आधी बात लिखते हो आधी बात खा जाते हो आप लोग, और उसके बाद लोगों को तकलीफ होती है कि मार्क्स क्यों कम मिला मुझे। टीचर को तो पढ़ाने ही नहीं आता, उसको इवैल्यूएट करने नहीं आता, नहीं। सो यू डोंट मिस सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। सो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर एंड एब्जॉर्ब डोज टू टिश्यू एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। क्वालिटी फैक्टर क्या है? It is chosen to weight the absorbed dose by the biological effectiveness of charge particle spectrum at a point in the tissue where absorbed dose is determined. जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे उसका वेटिंग फैक्टर कितना है, क्वालिटी फैक्टर, मैं तो बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस कितना है, वही क्वालिटी फैक्टर को टर्म में लेकर के आया ना, उसको उसके लिए अलग टर्म दे दिया। ये डिफिनीशन कहां पे अपीयर हुआ था? आईसीआरयू रेफरेंस दिया 1993 में। और यूनिट ऑफ डोज इक्विवेलेंट क्या है? इज द जूल पर किलोग्राम, अगेन जूल पर केजी, एंड गिवन ए स्पेशल नेम सीवॉट, राइट। डोज इक्विवेलेंट क्या हो गया? सीवॉट। आगे चले, क्लियर? याद रखिएगा क्या? इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर and absorb dose to tissue at a specific point. फिर से रिपीट हो गया, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्जॉर्ब डोज एवरेज्ड ओवर ए टिश्यू और ऑर्गन। याद रखिएगा वहां पे स्पेसिफिक पॉइंट था, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? टू एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरेज डोज एवरेज्ड ओवर टिश्यू और ऑर्गन इन रेडिएशन प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन आईसीआरपी इंट्रोड्यूस द क्वांटिटी इक्विवेलेंट डोज। पलट दिया, इधर से उधर कर दिया, समझ गए? क्या किया? इक्विवेलेंट डोज। एंड इसका डिफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट डोज का? डोज इक्विवेलेंट था वो, ये इक्विवेलेंट डोज है। तो यदि मान लो एग्जामिनर पूछे कि डोज इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट डोज में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एब्जॉर्ब डोज एवरेज्ड ओवर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट। स्पेसिफिक पॉइंट पे जो लगा, और उसी का वहां पे क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू क्या था, और यहाँ पे क्या किया? इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज डोज एवरेज्ड ओवर टिश्यू और ऑर्गन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, एंड ए रेडिएशन वेटिंग फैक्टर appropriate for type of radiation incident on the body that resulted in absorbed dose to the tissue. समझ गए? जो इसका रेडिएशन वेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। यूनिट क्या है इसका? यूनिट जो है यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज इज अगेन जूल पर केजी एंड गिवन ए स्पेसिफिक नेम सीवॉट। देखो न्यूमेरिकली दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा,
बट डिफिनीशन वाइज डिफरेंट है। समझ गए? तो ये चीज आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सही है।